तो फाइनली वेट खत्म हुआ और आ चुकी है हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अब ये इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि एक तो इसमें होने वाले हमारे 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो लगभग 40 से ऊपर ही हमारे क्वेश्चन होंगे, इस बार तो ज्यादा ही है। और दूसरे नंबर पे हमारा होगा इस पूरी जो हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक है, इसमें जो हमारी यूनिट 1 से लेकर 5 तक के जितनी भी हमारी यूनिट है उन सबका आपको ओवरव्यू मिलेगा। मतलब क्वेश्चन ही इस तरह से बनाए गए कि आपको एक तरह से सबके बारे में कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। आपको पता है जैसे सिलेबस वगैरह कोर्स कंप्लीट नहीं है तो यूनिट 2 हो गई, 5th 3rd हो गई, तो कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा। और इससे क्या होगा, आपको सारी की सारी मतलब एक तरह से पूरा निचोड़ हो जाएगा फार्मास्यूटिकल बायोटेक का। और एग्जाम जो कल है आप लोगों का, तो आप कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आ जाओगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा और सुनना, क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी इस वीडियो में भी बहुत सारा कंटेंट है जिसमें हेल्प की हमारी फ्रेंड जस्सी ने, तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। बाकी इस वीडियो का जो टारगेट लाइक रखते हैं वो रखेंगे हम 1,500 लाइक। अगर आप कल मॉर्निंग एग्जाम जाने तक अगर आप इस पर 1,500 लाइक कर देते तो कल शाम को ही आपको जो हम क्वालिटी एश्योरेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो अब आप लोग देख लो, जितने भी लोग वीडियो देख के जाए लाइक जरूर करना। और वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो भाई लोगों। बाकी आप लोगों को पता है कि केयरवेल क्लासेस वाले सर ने भी बहुत हेल्प किया, तो आप उस चैनल पे जाके भी विजिट वगैरह कर सकते हो। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, थोड़ा बहुत परेशान तो होंगे ही। बाकी मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से हमारा होते हुए आता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज ही आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह बने हैं कि आपकी यूनिट पूरी लगभग कवर होती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी सिंपल हम अगर डिफाइन करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हमारे पूरे ब्रांच साइंस की ब्रांच है, जिसमें क्या करते हैं हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं, जो मतलब जिंदा वगैरह लोग हैं, इनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और इसके बाद हम इन्हीं का यूज करके कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो ये हमारे एप्लीकेशन में आ जाएगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि तरह तरह के एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, हार्मोन विटामिन ये चीज बना सकते हैं। बाकी कुछ हमारे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स वगैरह होते हैं एनसीबी में। एग्जांपल अगर देखें तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक, वो हमारी बनी किससे? वो हमारी बनी एक फंगाई से। और फंगाई हमारा क्या होता है एक्चुअल में? वो भी हमारा क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसके द्वारा बना। और एंटीबायोटिक का आपको पता है कितना बड़ा रोल है, हमारी पूरी 6 एम तो एंटीबायोटिक पे ही चल रही है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आजकल जो सिंथेसाइज्ड वाले हमारे एंटीबायोटिक बन रहे हैं वो सब बेसिकली हमारे इसी बायोटेक की वजह से बन रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सिंपल, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी बायोटेक। बाकी हमारी यूनिट 1 तो शायद ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत बची है, बाकी कंप्लीट है, तो वो वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन इसमें आता है, डिफाइन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी एंड इसमें आता है दूसरा मतलब नंबर पे एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ नाम से क्या लिखा है, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंपल हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एंजाइम में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे हम एंजाइम का जो हमको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, जो हम चाहते हैं कि भाई एंजाइम ऐसे ना काम करे कि ऐसे काम करे, वो अपना इफेक्ट हमको मिल सके। तो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर और इट्स फंक्शन बाय यूजिंग बायोटेक। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करके इसमें एंजाइम में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। और बायोटेक क्या है वो आप यहाँ समझ गए कि यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके नई नई चीजों को डेवलप करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब इमोबिलाइजेशन क्या होती है? तो वैसे तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, इसके जो मेथड वगैरह वो लॉन्ग में आते हैं, आपने नहीं देखे हो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, रिक्वेस्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में बेसिकली हम करते क्या है कि इट इज डिफाइन द प्रोसेस ऑफ confining the enzyme molecules in which enzyme movement has been restricted completely। अब लेट करो कोई भी जो हमारा एंजाइम वगैरह मान लो, तो इसमें क्या करते हैं कि हम एंजाइम को थोड़ा सा इस तरह से कैद कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, एंजाइम हमारे पास पालतू बनकर रहेगा, एक तरह से पेट की तरह हो जाएगा। अब हमको जहां जैसे यूज करना होगा एंजाइम का, जिस तरह यूज करना होगा, हम उस तरह से एंजाइम का यूज कर सकते हैं और अपनी तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, तरह तरह के डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। और जब हमको एंजाइम की जरूरत होती है, आपको पता है एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। कोई भी रिएक्शन वगैरह हम करेंगे, एंजाइम का हम यूज कर सकते हैं बीच में। यहाँ पे कोई भी मान लो ए से हमारा बी बन रहा है, तो यहाँ आपने एंजाइम लिखे हुए देखे होंगे। तो ये सब हमारी चीज़ों में बहुत हेल्प होती है इस एंजाइम इमोबिलाइजेशन की मदद से। बाकी थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो इसमें बेसिकली 5 हमारे मेन मेथड आते हैं, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। आप एक वर्ड याद रख लो, एसीसी, एसीसी यानी कि एसीईसी यानी कि एसीसी। अब ए फॉर हमारा आता है एडजॉर्प्शन मेथड, फिर आता है कोवेलेंट मेथड, फिर आता है इंट्रैपमेंट, फिर आता है क्रॉस लिंकिंग, फिर आता है इनकैप्सुलेशन मेथड। और ये पांचों इंपॉर्टेंट है, कई बार लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, कई बार एक आध आता है, तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। बाकी इसमें जो ये 3 है, एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन, ये हमारा फिजिकल मेथड है, और कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग ये हमारा केमिकल मेथड है। तो इनके बारे में डिटेल्स में आप उस वीडियो में देख लेना, यहाँ मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डिफाइन बायोसेंसर एंड राइट इट्स मेन कंपोनेंट्स।
अब देखा जाए बायो सेंसर क्या होता है, यहाँ नाम से समझेंगे, यहाँ बायो है, यहाँ हमारा सेंसर है। सेंसर मतलब होता है किसी चीज़ को सेंस करना, और बायो मतलब हमारी बॉडी की बात हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर दोज एनालिटिकल डिवाइस। एनालिटिकल मतलब कि ये कुछ करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ क्या करने वाली हैं, ये चीज़ें हमारी मीजर करने वाली हैं। तो दीज आर दोज एनालिटिकल डिवाइसेज विच आर यूज टू चेंज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब लेट करो कि आपके बुखार आ रहा है, भाई बुखार आ रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे बॉडी में? आपने क्या किया, अपने हाथ माथ रखे देखो भाई बॉडी गर्म है, लेकिन कई केस में होता है कि बॉडी ऐसे भी गर्म हो जाती है, ज़्यादा नहीं है, और कई केस में है कि मान लो बॉडी तो गर्म है लेकिन कितना बुखार है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर इलाज वगैरह करेगा। तो इन सबको आप मीजर कैसे करोगे? इन सबको मीजर करने के लिए हमारे कुछ डिवाइसेस बनी है जिसको हम बोलते हैं बायो सेंसर, जो हमारी बॉडी के अंदर के जो रिस्पॉन्सेज है ना उसको मीजर करता है, और उसके बाद उसको एक ऐसे आउटपुट में देता है जिसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका थर्मामीटर हो गया, तो आप लगाओगे आपका कितना टेम्परेचर कहते हैं 104 डिग्री 102 डिग्री, वो बुखार आपका बता देता है। उसके बाद कुछ जैसे किट हो गई, प्रेगनेंसी किट हो गई आजकल, तो वो क्या सिंपली बस यूरिन की कुछ ड्रॉप डाली, यूरिन वगैरह से तुरंत चेकअप करके वो बता देगा। अब भाई यूरिन देख के तो आप लोग तो नहीं बता सकते कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन वो किट क्या है, वो किट उसमें यूरिन डालेगी और बायोलॉजिकल रिस्पांस के बाद वो बता देगी एक्चुअल में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वहां पर उसने एक ऐसा रिस्पांस दिया जो हम लोग इजीली मीजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही हमारे होते हैं बायो सेंसर। ग्लूकोमीटर हो गए, ग्लूकोज चेक करने वाले हो गए, बीपी की मशीन हो गई, ये सब जो भी हमारे हैं ये सब बायो सेंसर के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे टोटल 5 मेन कंपोनेंट्स आते हैं, बायो रिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, प्रोसेसर एंड डिस्प्ले यूनिट। चलो शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये हमारा एनालाइट है। एनालाइट हमारी वो चीज़ होती है जो हमारे बॉडी के अंदर का कोई चीज़ है जिसको हमें मीजर करना है। लेट करो ये ब्लड हो सकता है, या हमारा अगर हम मतलब टेम्परेचर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हीट वगैरह है हमारी बॉडी से जनरेट होती है, वो हो सकती है। अब क्या होगी, ये चीज़ हमारी बायो रिसेप्टर पे जाके लगेगी। बायो रिसेप्टर वो चीज़ है जो इस एनालाइट के साथ बाइंड होगा, ये होगा, फिर ये हमारे ट्रांसड्यूसर के पास आएगा। वो क्या करेगा, वो सिग्नल को, जो हमारे ये बायोलॉजिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, एम्पलीफायर के पास पहुंचेगा। एम्पलीफायर नाम से क्या करेगा, एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाएगा। ये बढ़ाएगा रेफरेंस की मदद से सिग्नल को बढ़ा के, प्रोसेसर क्या करेगा, अब उस जो बढ़ा है हमारा उसको कन्वर्ट करके डिस्प्ले पे यहाँ पे शो कर देगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ से हम आसान से पढ़ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो देखो यहाँ पे नाम से क्या है, प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब आपको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए, आरएनए ये सब के बाद हमारी आपको पता है प्रोटीन्स बनती है। प्रोटीन से हमारी सेल वॉल बन रही है, हमारे सेल्स बन रहे हैं, यानी क्या क्या है हमारी बॉडी में नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये क्या करती है, जो प्रोटीन इंजीनियरिंग है इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिससे हमको जिस तरह की प्रोटीन चाहिए होती है, जैसा उनसे हमें फंक्शन चाहिए होता है, वो हम यहाँ पे इजीली बना सकें। तो कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये मतलब एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम ये प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं। इसमें दो आ जाती हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल ट्रीटमेंट। इन दोनों के द्वारा हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं टू गेट अ डिजायरेबल फंक्शन। जो भी हमको उसका फंक्शन चाहिए होता है वो हम लेने के लिए, ठीक है। अब क्यों चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उन प्रोटीन्स का यूज करके अच्छी सी दवाइयाँ बना सकें, या इंडस्ट्रीज वगैरह में और यूज होते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होते हैं, ये सब काम हम कर सके प्रोटीन इंजीनियरिंग में। देन हमारे यहाँ 6 आता है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। तो माइक्रोब्स का आपको पता है कि इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे यूजेस होते हैं। तो सिंपल आप यहाँ बता सकते हैं कि बैक्टीरिया, जो भी मतलब माइक्रोब्स हैं, तो माइक्रोब्स में एग्जांपल के लिए अगर बैक्टीरिया ले लें तो बैक्टीरिया हमारे पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री, इन सब में यूज़ होती है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये हमारी बहुत से ह्यूमंस जैसे एंटीबायोटिक वगैरह इनमें हेल्प करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा फंगाई है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, पेनिसिलिन इसी के द्वारा बनी है। और फंगाई हमारा क्या है, एक तरह से एक माइक्रोब्स है जिसके द्वारा हमारी एंटीबायोटिक बन रही है। ये एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल लिखने हैं तो आपको पता है दूध से दही बनता है, तो उसके लिए हमारा लैक्टोबैसिलस नाम का हमारा बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल 1-2 बना के लिख सकते हो। और यही था हमारा यूज ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। 7th हमारा आता है डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग था, वहाँ हम प्रोटीन के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग का मतलब तो आपको बताइए कि कुछ ना कुछ हमेशा खुरापात करते रहना, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा बनाते रहना, कुछ ना कुछ तोड़ना मरोड़ना, यही सब हमारी क्या है, इंजीनियरिंग है। यहाँ पे हम किसके साथ करेंगे, जेनेटिक के साथ करेंगे। मतलब ये हमारी डॉक्टर लोगों वाली इंजीनियरिंग है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि मान लो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हमारा कुछ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर का हम जेनेटिक मटेरियल उठा लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब चेंजिंग करेंगे, कुछ उलट पुलट ये सब चीज़ें करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, नए नए यूजफुल रिजल्ट को क्रिएट कर सकें, नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा एक लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब लैब्स के अंदर हम इसको कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डीएनए के बारे में ही सारा कुछ करते हैं, मतलब डीएनए को चेंज करना, डीएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देना। और इसमें मेन एग्जांपल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। और कई जगह जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को आरडीएनए टेक्नोलॉजी नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज वगैरह नहीं होना। फिर हमारा 8th यहाँ पे आता है डिफाइन। तो यहाँ पर कुछ हमारे टर्म्स है जिसको हमें डिफाइन करना है। पहले नंबर पे हमारा आता है एंजाइम।
एमाइलेज, सॉरी। तो एमाइलेज एक तरह से हमारा एंजाइम, ऐसा एंजाइम है जो क्या कर रहा है, हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। अब नहीं समझे, चलो सिंपल समझते हैं। हमारी बॉडी में आपको पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, तो उन्हीं में एक हमारा होता है एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या करता है कि जब भी हम कोई खाना पीना खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा के साथ ये रिलीज होता है, और ये क्या करेगा, माउथ, अगर हम कोई खाने पीने में कोई हैवी चीज़ यानी कि स्टार्च वगैरह ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो उसको ये डाइजेस्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा शुगर के अंदर। अब शुगर कन्वर्ट हो जाएगी, देन शुगर का तो आपको बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हमारी बॉडी में जाके वो जो भी शुगर के काम है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो बस यही था हमारा एमाइलेज कि ये हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, और हमारी बॉडी में स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब ये सब हमारी बॉडी में अंदर है, बाकी ये बाहर से भी डेवलप किए जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज, एक शॉर्ट में देखो, इसके ऊपर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है और मैंने इंपोर्टेंट में लिखवाया है, तो लॉन्ग में जाके आप जरूर देख लेना। ये बस मैंने 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताया है, तो इसको बेसिकली हम एनिमल, माइक्रोब्स या प्लांट से आइसोलेट वगैरह कर सकते हैं अल्फा एमाइलेज को। बाकी इसको डिटेल्स में आप जरूर पढ़ लेना, अभी बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये हमारा हो गया अमाइलेज, पढ़ जरूर लेना। देन हमारा इसमें सेकंड आता है कैटालेज। तो कैटालेज बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली फूड और हमारे लीवर वगैरह इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है। चलो काम समझो क्या करता है ये। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो आपको बताइए हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक डेंजरस एक तरह से केमिकल सब्सटेंस माना जाता है, तो इसको ये डिकम्पोज करके क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और कहाँ करता है, ये हमारे सेल्स के पास करता है, यानी कि सेल्स के पास हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको ये क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, ये कैटालाइज एंजाइम, और इसको वाटर या ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, और वाटर ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल है। और अगर ये ऐसा नहीं करता तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, एक तरह से हमारा जो सेल है उसको वर्स्ट कर देता, खत्म कर देता, डैमेज कर देता। ठीक है, तो ये हमारा होता है कैटालाइज एंजाइम जो अच्छा काम कर रहा है हमारी बॉडी में। थर्ड हमारा आता है पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो ये आप जानते हो कि ये एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारी पेनिसिलिन मतलब ड्रग एंटीबायोटिक है उसके स्ट्रक्चर को जाके ये डैमेज कर देते हैं, ये वाले एंजाइम, जिससे हमारी पेनिसिलिन अपना काम नहीं कर पाती। तो एक तरह से ये हम लोगों के लिए तो थोड़े से बेकार चीज़ है, लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है कि बैक्टीरिया को बचाने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं। तो इट इज एन एंजाइम विच बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है, इसके अंदर आता है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस बाई सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होता है, जो बेसिकली बीटा लैक्टम रिंग जो हमारी होती है पेनिसिलिन वगैरह की, उसको जाके ब्रेक करेगा और उसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। बस ये हमारा है पेनिसिलिनेज एंजाइम। फोर्थ हमारा आता है पेरोक्सीडेज। तो ये भी देखा गया एक तरह से कि हमारा जो कैटालेज है उसी की तरह एक तरह से हमारे एंजाइम है, लेकिन फर्क इतना है कि जो हमारा कैटालाइज था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे जाके वर्क कर रहा था, लेकिन जो हमारा पेरोक्सीडाइज है ये इसी तरह के हमारे जो पेरोक्साइड कंपाउंड्स वाले होंगे उन सबको जाके क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जाके भी ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, और इसको जो टॉक्सिक हमारा एक तरह से है इसको अनटॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा। लेकिन और भी जैसे हमारे ऑर्गेनिक हाइड्रो पेरोक्साइड हो गए, कुछ और चीज़ें हो गई पेरोक्साइड वाली, उन सबको जाके क्या करेगा, ये भाई डिकम्पोज कर देगा, जिससे वो चीज़ हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट या खतरनाक चीज़ें ना बन पाए। अब ऐसा क्या हो, तो पेरोक्सीडाइज क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो इसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे कैटालाइज ने इसको कर दिया और पेरोक्सीडाइज भी हमारा इसको कर देता है। ठीक है, ये होता है हमारा। बाकी ये हमारा यूज़ होगा पॉल्यूटेंट वगैरह, जो मतलब पॉल्यूशन वगैरह की कुछ कड़ आते हैं उसमें, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होगा, कलराइजेशन में, डाई कलर करने में। बाकी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, जो वेस्ट मटेरियल को ठीक करते हैं, खत्म करते हैं, उस टाइम पर भी हम इनका यूज़ वगैरह करते हैं। तो ये था हमारा पेरोक्सीडेज एंजाइम के बारे में। अब हमारा इसमें फिफ्थ आता है लाइपेज एंजाइम के बारे में। तो ये भी हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बेसिकली क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, जो फैट वगैरह होता है बॉडी में उसको डाइजेस्ट करता है। अब कैसे करेगा, तो ये बेसिकली फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारा जो सब चीज़ें ये डाइजेस्ट हो जाएंगी और इजीली हमारे बॉडी में जाके अपना जो भी मतलब इन्हें यूज़ दिखाना है, जो भी इनका फंक्शन है वो यहाँ के अपना करते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं पैनक्रियाज में, सीड्स में और यूफोरेसिया में। तो ये क्या चीज़ आपको है, कमेंट करके बताओ। चलो देखते हैं कितने लोगों को बताएं। बाकी यहाँ 6 क्वेश्चन हमारा आता है प्रोटीएज एंजाइम। तो इस प्रोटीएज को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नाम से भी जानते हैं, और ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट, स्मॉल पेप्टाइडो या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बेसिकली हेल्प किसमें करता है, तो आपको पता है मिल्क वगैरह जो होते हैं ना, दूध होता है, तो उसमें क्या होता है, ये मतलब प्रोटीज एंजाइम है, ये उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उसको छोटे में करके अमीनो एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। जिससे क्या होता है, जैसे कोई बेबीज वगैरह छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनमें कोई भी नुकसान नहीं हो पाता, और वो दूध में जो भी नुकसान वाली चीज़ है वो थोड़ी बहुत फायदेमंद में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी ये एंजाइम हमारा बेसिकली एनिमल, प्लांट और फंगाई इन सब चीज़ों से हमको मिल जाता है। देखो अगर आपको कंफ्यूज हो, सिंपल आप पहला वर्ड याद रखो कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और आपको पता है अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन से हमारे अमीनो एसिड बन जाते हैं बहुत सारे, सिंपल बात है। तो ये हमारा हो गया। बाकी यही मैंने आपको बताया कि ये मिल्क प्रोटीन वगैरह में मतलब उसको थोड़ा कम करेगा। कभी आपने देखा है ना कि ज़्यादा अगर प्रोटीन होती है भाई दूध वगैरह में, तो बच्चे लोग उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, उनका किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, और मिल्क की कई केस में एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। तो उन सबसे बचाने का हमारा ये एंजाइम हमारी हेल्प करता है।
तो यहाँ पर आपने देखा लगभग हमारी यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं, सबके बारे में आपको कुछ ना कुछ अब पता होगा यहाँ पे। चलिए तो अब समझते हैं अपनी यूनिट सेकंड की तरफ। तो यहाँ पहले नंबर पे हमारा आता है वेक्टर के बारे में, तो यही हमारा क्वेश्चन है पहले नंबर पे कि डिफाइन वेक्टर्स। तो यहाँ वेक्टर समझना है, क्लोनिंग वेक्टर समझना है, इसके टाइप्स, आइडियल प्रॉपर्टीज, मतलब मोस्टली कुछ आपको वेक्टर का यहाँ मिल जाएगा कि अगर 5 या 7 मार्क्स में आता है तो आप उसको आराम से लिखकर आ सकते हो। तो पहले वेक्टर को समझो, देन इसमें समझते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वेक्टर इज अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब ये डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, जिसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपने आप को सेल्फ रेप्लीकेशन कर सकता है, मतलब खुद को क्या कर सकता है, अपने आप को रेप्लीकेशन कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका काम है कि इट इज यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्टेड इनटू फॉर क्लोनिंग द वेक्टर। नहीं समझे, चलो इसको सिंपल वे में थोड़ा सा समझते हैं। तो लेट करो कि यहाँ पर ये हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये एक तरह से कुरियर बॉय की तरह काम करेगा। कुरियर बॉय की तरह मतलब क्या है कि ये सामान लेगा और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। अब आपको बताया कि मान लो आपको यहाँ पे क्लोनिंग करनी है, यानी कि ये हमारा जो डीएनए है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होस्ट सेल है उसके अंदर आपको ट्रांसफर करना है। भाई आप जानते हो ये चीज़ तो आपको पता होगा, डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब हो गई। तो इसमें डीएनए को हम एक दूसरे होस्ट के अंदर डाल देते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज, जेनेटिक वाली प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो वही सब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली वेक्टर का काम क्या होगा कि यहाँ करो लेट करो, ये हमारा वो है ये हमारा वो है जिससे हमको क्या करना है, होस्ट अपना निकालना है, यानी कि यहाँ से डीएनए को लेके इस वाले होस्ट तक पहुँचाना है। तो यहाँ से लेट करो हमने इतना डीएनए का यहाँ हिस्सा निकाला, तो इसको यहाँ से यहाँ निकाला ना, तो ये हमारा काम कौन करेगा, यहाँ वेक्टर करेगा, और वेक्टर इसके साथ जाके क्या करेगा, अब कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये डीएनए का टुकड़ा अब इस वेक्टर के पास चला गया। सेम ऐसे जैसे मान लो आपने किसी दुकान से कोई मोबाइल मंगाया, तो मोबाइल क्या हुआ, वो उस मोबाइल कुरियर बॉय के पास आ गया, तो वो कुरियर बॉय के पास मोबाइल हो गया, तो दोनों आपस में मिल गए एक तरह से। सेम यहाँ पर हुआ कि इस वेक्टर ने क्या किया, यहाँ से डीएनए उठाया, तो ये क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए था वो इस वेक्टर के पास जाके मिल गया, और वेक्टर खुद एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉल। तो ये पूरा जो हमारा बन जाएगा एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे। मतलब इसके पास अब इसकी पूरी प्रॉपर्टीज हो गई है। अब ये क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा, ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा, और जो भी हमारा होस्ट सेल है जिसके पास पहुंचना है वहां जाएगा, और जो भी इसके डीएनए का पार्ट है वो यहाँ जैसे मोबाइल कुरियर बॉय क्या जाएगा, फाइनली जाएगा आपके पास आके मोबाइल छोड़ देगा। सेम यहाँ पर ये बंदा जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे जाकर इस डीएनए के पास जहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और होस्ट सेल के पास आके अब इसमें जो भी जीनोम में जो भी मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल में काम होना होगा वो आगे जाके हो जाएगा। तो वही यहाँ एक तरह से बताया कि यहाँ वेक्टर क्या कर रहा है कि ये एक तरह से डीएनए फ्रेगमेंट को, जो डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट एक तरह से को बोलेंगे, इसको क्या कर रहा है, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। और इसी बस यही चीज़ हमारी है। और देख लो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आल्सो कार्ड लेता है क्लोनिंग व्हीकल। व्हीकल मतलब होता है एक तरह से मतलब कोई भी सॉल्वेंट बोल सकते हैं जो ले जाने का काम करे एक तरह से। तो यहाँ पर व्हीकल की तरह भी हम इसको मान सकते हैं। तो ये थे हमारे बेसिकली वेक्टर, जो हमारे स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए एबिलिटी इनके पास होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई इनके पास मैंने आपको बताया कि खुद ही डीएनए का पार्टिकल आता है, तो ये खुद से मतलब रेप्लिकेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये डीएनए फ्रेगमेंट को इधर से उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे वेक्टर हो गए। अब इसी के अंदर टाइप्स में देखा जाए तो क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर हो गए, ये सब आप लॉन्ग में जाके पढ़ लेना। आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई इजीली इंट्रोड्यूस होता है होस्ट सेल के अंदर, और इजी ट्रांसफॉर्मेशन में हो, यानी कि जैसे मान लो यहाँ से जो हमने लिया तो वो यहाँ पे जब होस्ट सेल के अंदर जाए तो यहाँ जाके इजीली अपने आप को इस तरह बना सके, तो इसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म हो सके। तो ये चीज़ें हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि राइट डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, तो वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब ये हमारा वेक्टर आया, इसने यहाँ से डीएनए को उठा लिया, तो ये जो पूरा होगा वो क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यही एक्चुअल में क्या करने वाला है, यहाँ पे इसका क्लोन बनाने वाला है। जो डीएनए यहाँ था वही डीएनए हमारा सेम बनेगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये वेक्टर वो है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रोपगेशन और क्लोनिंग द डीएनए इंसर्ट इनसाइड अ सूटेबल होस्ट सेल। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है हमारे डीएनए को किसके अंदर, एक सूटेबल होस्ट सेल के अंदर। तो वही यहाँ क्लोनिंग वेक्टर है कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ से जो भी डीएनए उसको क्लोन करेगा हमारे इसके अंदर, जो भी सूटेबल होगा सेल उसके अंदर करेगा। एग्जांपल हमारा प्लाज्मिड वेक्टर हो गया, कॉस्मिड्स हो गए, बैक्टीरियोफेग वेक्टर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे वायरस वाले होते हैं। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। 10th क्वेश्चन हमारे इसमें आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये हमारी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, तो बेसिकली देखा गया कि ये हमारी क्या होती है, कुछ एंजाइम्स हमारे होते हैं जिनका मेनली काम क्या होता है कि हमारे डीएनए को कट करेंगे, और उसके बाद जो भी उनका मतलब सीक्वेंस वगैरह उनको कट करेंगे, और उसके बाद जो भी आगे के काम उसको ट्रांसफर वगैरह करने वाले वो हमारे यहाँ पर वेक्टर कर लेगा। तो इस वेक्टर से जो मैंने बताया यहाँ से डीएनए हिस्सा जो ये ले रहा है, तो इसको जो कट करने का काम है वो कट कौन कर रहा है, हमारा कर रहा है ये RE, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। और लास्ट में हमारे यहाँ पे लगा ASE वर्ड, तो ये हमारा क्या है, एंजाइम होता है।
और एक और वर्ड कि यहाँ से ये कट करेगा, लेट करो ये हमारा पूरा डीएनए का हिस्सा है, तो यहाँ से अगर ये कट करेगा तो ये जो हमारी साइट है ये साइट हमारी कहलाएंगी रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहलाएंगी। मतलब इसी जगह से हमारा ये पूरा कट कर रहा है, तो ये काटने वाले एंजाइम्स कहलाते हैं जो इसको कट कर रहे हैं। ये साइट हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहलाती हैं, और ये कट करके जो हमारे ले जाने का काम करें उनको हम वेक्टर बोलते हैं, और जो चीज़ हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है इंसर्ट होगी वो उसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गए होंगे ईजिली। बाकी यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखो सिंपल सा इतना अंतर है कि जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है, एंडो वर्ड हमारा हमेशा अंदर के लिए यूज करते हैं और एक्सो वर्ड हमेशा बाहर के लिए यूज करते हैं। तो इसी से समझो, लेट करो ये हमारा पूरा बड़ा सा यहाँ पे डीएनए दिख रहा होगा, तो अगर यहाँ पर जो हम कट लगा रहे थे, आपको पता कट लगा रहे थे, तो अगर ये कट हमारा बीच में लग रहा है, इस तरह से लग रहा है किसी अंदर साइड में, तो इसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोसाइड वही एंजाइम है। तो ये एंजाइम अगर हमारा बीच में से कट कर रहा है डीएनए को इधर अंदर वाली साइड से, तो इसको हम बोलेंगे एंडोन्यूक्लियोसाइड, जो क्लीवेज वर्ड होता है, मतलब कट करना, जो हमारे इसको सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है बीच में से, मिडिल ऑन द, उसको हम बोलेंगे एंडो। और अगर ये हमारा किसी साइड से मान लो इधर से कट किया तो भाई एक ही जगह लगाना पड़ा, तो ये चीज़ हमारी यहाँ बाहर हो गई, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियोसाइड, जो हमारा बेसिकली रिमूव कर रहा है किसी एक एंड से, एंड कोई एक एंड हमारा न्यूक्लियोटाइड का उसने उठाया और यहाँ से कट करके बाहर निकाल लिया। तो ये हमारा इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी ये वही एंजाइम है जो हमारे डीएनए को कटवट करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब 11वां क्वेश्चन हमारा इसमें आता है डिफाइन डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो इस डीएनए लाइगेज को समझने के लिए आप पहले ये समझो। देखो नॉर्मली हमारा क्या हो रहा था कि जैसे करो ये हमारा कोई भी डीएनए, तो डीएनए हमारा इस तरह आके क्या कर रहा था, आपस में पहले अलग हो रहा था। आपको अगर याद हो तो फार्माकोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा गायरेज वाला जो एंजाइम था, डीएनए गायरेज, जो इनको सेपरेट करने में हेल्प कर रहा था। सेपरेट करने के बाद हमारी ये अलग अलग हो जाती है स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड में जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है, जो वो क्या करेगा, वो इसको कॉपी करेगा और कॉपी करके एक से हमारी दो ये बना देगा। अब ये दो बनने के बाद क्या होंगे, अब ये आपस में जुड़ेंगे, तो आपस में जुड़ने के बाद फिर ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे और जुड़ के इस तरह होंगे, बाद में ये हमारी लॉन्ग चेन में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा डीएनए का पूरा सिस्टम हो रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम लगेगा एक्चुअल में, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलेंगे। लाइगेज मतलब यहाँ पर वर्ड आ रहा है जोड़ने से। तो इन दोनों को आपस में टुगेदर साथ में जोड़ने के लिए जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डीएनए गायरेज, सॉरी डीएनए लाइगेज। गायरेज वाला तो अलग कर रहा था, ये हमारा लाइगेज एंजाइम हो गया। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, एक तरह का स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है, बढ़ा रहा है किसको, जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड है आपस में, उनको साथ में जोड़ने में ये हमारी हेल्प कर रहा है। अब कैसे करता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है हमारी फॉस्फोडाइस्ट्रेट बॉन्ड की, जो हमारा एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की तरह माना जाता है। तो इस तरह ये हमारा होगा। बाकी ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे हो रहा है, यही आपको बताया कि भाई दो बन गए, अब ये यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो पहला हमारा ऐसा था, उसके बाद ये नया हमारा जब इस तरह का बना, तो यही तो रेप्लिकेशन है कि एक ही जैसा दूसरी हमारी चीज़ बन गई सिंगल से। तो ये रेप्लिकेशन के टाइम पे हमारी ये चीज़ काम कर रही है। तो ये हमारा डीएनए लाइगेज, और इसको आप याद कर लो क्योंकि आगे क्वेश्चन में और ये डबल लिख गया था मुझसे, तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे इसमें आता है डिफाइन प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक्चुअली में क्या होता है कि ये हमारा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जो बेसिकली हमारा बैक्टीरिया वगैरह या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो पहली बात तो ये हमारा बेसिकली क्रोमोसोम्स जो होते हैं, आपको पता होगा, तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो उसके द्वारा अलग किया जाता है, और ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब ये भी रेप्लिकेशन में हमारी हेल्प करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा ये इसके बारे में जब भी आएगा कि ये एक क्या होता है, हमारा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो हम क्या करते हैं क्रोमोसोम के द्वारा अलग करते हैं सेपरेटली फिजिकली। और इसका काम क्या है कि ये अपने आप को इनडायरेक्ट मतलब इंडिपेंडेंटली अपने अलग से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। बाकी ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया या और माइक्रोब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये थी बेसिकली कुछ बातें इसी प्लाज्मिड के बारे में। अब 13 क्वेश्चन हमारे इसमें आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी बताया था आपको बताऊंगा। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म हो गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सिंपल हो गई। उसके बाद बात की जाए तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारा आर्टिफिशियल डीएनए को प्रोड्यूस करता है। अब कह रहे होगे ये क्या चीज़, तो हाँ, ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसमें अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक मटेरियल को आपस में कंबाइन करके और अलग अलग मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। कैसे, तो ये हमारा मान लो कोई एक था जिसके द्वारा हमने यहाँ से ये मतलब इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है जिसमें होस्ट सेल्स हम बोलेंगे, वहाँ पे जाकर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे और इसकी प्रॉपर्टीज हमारी इसके अंदर चली जाएंगी। तो एक तरह से हम इसको आर्टिफिशियल डीएनए यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। बाकी इसमें और भी काम है कि ये हमारा क्या करता है, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को बेसिकली जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब कैसे, तो मान लो कि ये हमारा एक अनजान डीएनए मतलब फॉरेन एक तरह से अलग हो गया, बाहर का हो गया, और ये हमारी बॉडी का खुद का है। तो हम बाहर से जो डीएनए का जो कोई पार्ट है, फ्रेगमेंट वगैरह, उसको हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये हमारा खुद का जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो ये इसके काम भी हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी आती है। बस सिंपल इतना समझो कि इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा जीनोम होता है, जीनोम को हम बोलते हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जीन्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम, ये बहुत ही
लंबी चौड़ी कहानी है, सब है लेकिन एक ही थाली के न्यूक्लियस के अंदर, और हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो हमारे जीन्स वगैरह, जो हमारी हेरिडिटी होती है, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी बॉडी में आती है, वो सब हमारे इन्हीं के द्वारा होता है। तो इन्हीं के ट्रांसफर के बारे में हम पूरा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बस वही है यहाँ पर कि बाहर से कोई हम यहाँ पर उठा के और यहाँ पे अंदर डाल रहे हैं, इसी को तो हम इंजीनियरिंग बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये थे हमारे RDNA टेक्नोलॉजी, सिंपल आप यहाँ पर पढ़ लेना और बहुत सिंपल है। फिर हमारे यहाँ 14 क्वेश्चन आता है इंटरफेरॉन्स के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं लेकिन सिग्नलिंग मतलब क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो ये आपस में इसके द्वारा क्या होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो यहाँ से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये बेसिकली हमारे काम कब करते हैं, जब हमारा इम्यूनो सिस्टम एकदम रिस्पॉन्स देता है। आपको पता है इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कोई भी बाहर से अगर फॉरेन या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगी, जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो भी पार्ट है वो लड़ेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे। तो उस टाइम पर ये कम्युनिकेशन करती है सेल्स के बीच में, किसके द्वारा, इंटरफेरेंस के द्वारा, जो हमारे बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो ये थे हमारे इंटरफेरेंस, जो हमारे एक तरह से सिग्नलिंग प्रोटीन्स है, जो जैसे ही कोई इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स हमारा चलेगा, ये आपस में सारे सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे और इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देंगे। जैसे आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब भी झगड़ा होता है एक आदमी भागता हुआ जाता है, हमला हुआ है, या जो हॉर्न सा बजा देते हैं, उनका भौंपा बोलते हैं इसको, बड़ा बड़ा, तो वो बजा देते हैं, एक तरह से वही वहाँ पे सिग्नलिंग की तरह काम करता है। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस के बारे में। 15 हमारा आता है PCR क्या चीज़ है। तो PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसको आप जो है लॉन्ग में भी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो। अब इसके बारे में बात करें PCR क्या चीज़ है। तो ये हमारा एक तरह से एक टेक्निक या मेथड है, जिसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल DNA हम बना रहे हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, यानी कि क्विक एंड शॉर्ट सक्सेशन ऑफ टाइम, कम टाइम में और बहुत जल्दी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल DNA बनाए जा रहे हैं। जैसे ये DNA तो सेम इसकी तरह और बनाया जा रहा है और बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारी होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आपको मैंने तभी बताया था कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे वही DNA को यहाँ कॉपी कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉलीमरेज वर्ड जोड़ा गया कि जो भी चेन रिएक्शन पॉलीमरेज की है वो आपस में कनेक्ट करके बहुत जल्दी क्या कर रहा है, ये बहुत सारे DNA को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बाकी ये हमारा यूज किस में होता है, जेनेटिक एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, और HIV TB वायरस इन सब में ये बेसिकली यूज होता है। तो ये था पॉलीमरेज, इसके बारे में आप लॉन्ग में जाके जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये। अब 16 हमारा इसमें आता है MSC क्या चीज़ है। तो इसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपेटिबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हमारे कुछ सेल्स आते हैं, जैसे हमारे RBC WBC, ये तो हमारे हो गए रेड ब्लड सेल, लेकिन जो कुछ हमारे आते हैं T लिम्फोसाइट्स होते हैं और TNF अल्फा वगैरह आपने ये सुने होंगे ना। तो जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर बेसिकली हमारा ये प्रोटीन्स के ग्रुप होते हैं, ये हमारे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि जैसे ही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स होती है, आपको पता है एंटीबॉडी और एंटीजन की आपस में क्या होती है, भिड़ंत होती है, लड़ते हैं। एंटीबॉडी हमारे बॉडी के होते हैं और एंटीजन जो बाहर से आए हुए थे वो होते हैं। तो उन्हीं सब में क्या करते हैं, ये हमें उन्हें पहचानने का काम करेगा। एंटीजन जो हमारे बाहर से आ रहे हैं वो हमारे जो ल्यूकोसाइड इंटरेक्शन होगा, WBC लड़ेंगे, उन सब में हमारी हेल्प करेगा। तो इसी तरह बेसिकली हमारे काम करते हैं, मतलब ये एक तरह से प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं, और ये हमारे प्रेजेंट होते हैं T लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारे MSC, ये भी थोड़ा बहुत आप देख लेना, इसके स्ट्रक्चर वगैरह कभी आ जाता है तो वो आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। 17 हमारा आता है इम्यूनिटी के बारे में। और अब देखा जाए बेसिकली हमारी यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट हो गई। वैसे तो इसमें MSC वगैरह और एक दो टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बता दिया, तो ये चीज़ आ गई। तो अब समझना हमको इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो सिंपल आपको बताया कि ये हमारी है बॉडी। अब बॉडी का खुद का भी क्या होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है पूरा, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम डिफेंसिव मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही मान लो कोई भी बाहर की चीज़ जो हमारी बॉडी पे हमला करने आती है, खतरा जो अंदर आते हैं, मतलब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम चालू हो जाता है और वो उससे क्या साथ करता है, फाइट करता है। और जब फाइट करता है उस टाइम पर हमारी बॉडी में कुछ नुकसान होते हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। सिंपल बात है। और इससे बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को, और जो बाहर से चीजें आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन बोलते हैं। यानी कि बाहर के हमलावर हो गए एंटीजन, और हमारी बॉडी की खुद की चीज होगी उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन आपस में लड़ते हैं और इसी को हम एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन बोलते हैं, और ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। तो ये सारी बातें आपको पता लग रही होंगी यहाँ पर। और जो पूरा सिस्टम है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी कि इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस बाय बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस और इनवेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं वो
अंदर आता है, या फिर कोई भी इन्वर्टर मतलब अंदर घुसने वाला कोई भी माइक्रोब्स आता है, तो उनके द्वारा उनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसी को हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। और ये बेसिकली हमारी बॉडी को बचाएगा और एज अ बॉडी गार्ड की तरह वर्क करता है यहाँ पे। तो इसके बहुत सारे टाइप्स थे, तो वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले नंबर पे हमारा आता है इनेट इम्यूनिटी। तो ये क्या होता है कि इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, वैसे तो होती है बर्थ के दौरान ही, तो इसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो हर किसी के अंदर बेसिकली होती है। फिर आता है यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये हमारी वो इम्यूनिटी है जो बेसिकली जब हम लाइफ जी रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। अब आपने देखा होगा कहते हैं कि भाई इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इसकी बहुत ज़्यादा है, तो यही सब बातें सुनी होगी। तो इसमें जो इम्यूनिटी हमारी धीरे धीरे पहले कमजोर होती है, धीरे बढ़ती जाती है, डेवलप होती जाती है, प्रोड्यूस होती जा रही है, तो उसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी थी वो हमारी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन, जो हम लाइफ चली उसमें। तो ये भी हमारी दो तरह की आती है, पहली आती है एक्टिव वाली इम्यूनिटी, दूसरी आती है पैसिव इम्यूनिटी। इनके ऊपर डिफरेंस या 2 नंबर में हमारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी को हम जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एडेप्टिव मतलब एडेप्ट कर लेना, कैसे, जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो उसी टाइम पर जो कंडीशन जैसे उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेना। आपने सुनी होगी ना भाई, जैसे जिंदगी चली उसी के अकॉर्डिंग अपने आप ढाल लेना। मान लो नवोदय में हम थे तो भाई 5 बजे सुबह उठना पड़ता था हम लोग को, तो अब आदत पड़ गई थी कि 5 बजे अपने आप आँख खुल जा रही थी, वरना पीटी सर डंडा लेके आ रहे थे भाई, लगते थे पीछे, तो वहाँ पे आदत पड़ गई थी हमारी कि अपने आप 5 बजे उठना, तो हमने अपने आप को ढाल लिया, अडेप्ट कर लिया। तो वही यहाँ पर है एक्टिव इम्यूनिटी कि भाई यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक सब चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, अडेप्ट हो जाएगी, और जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जिस कंडीशन में जी रहे हैं, उसी में अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, ढाल रहे हैं, हमारी बॉडी अपने आप को बचा रही है। देन इसमें सेकंड हमारी आती है, ये है पैसिव इम्यूनिटी। इसका बेसिकली काम क्या हो रहा है कि ये टेम्परेरी इम्यूनिटी है। मतलब क्या है कि मान लो किसी की बॉडी कमजोर हो गई, कोई कंडीशन आ गई, तो बाहर से हम उसको कुछ आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा, कुछ पाउडर हो गए, कुछ दवाइयाँ हो गई, इनके द्वारा हम उसकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, उसके इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट नाम के जो आपने ड्रग सुने होंगे ना, उसको मान सकते हैं कि हाँ वो इम्यूनिटी को हमारे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो हमारी इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ और आती हैं। पहली हमारे आती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकंड आती है सेलुलर इम्यूनिटी। तो देखो इम्यूनिटी क्या होती है वो आप डिफाइन कर लेना, क्योंकि ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट बताया, बस मैं आपको मेन डिफरेंस बता रहा हूँ कि इनमें और बाकी इम्यूनिटी में क्या अंतर है। तो ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, ये हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी है। और सेलुलर इम्यूनिटी में क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारे इम्यूनिटी वो है जिसमें जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी के साथ रिस्पॉन्स मिलेगा, वो हमको टी लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स, ये हमारे इम्यूनिटी के कुछ हथियार हैं, इनके द्वारा हमको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर आ जाता है, सेल्स के अंदर ये बेसिकली काम होगा। तो बाकी इम्यूनिटी क्या होती है वो आप लिख देना, अगर ये अलग से आ जाता है तो इम्यूनिटी क्या होती है ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना। देन आप जो मेन डिफरेंस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के द्वारा होता है ये, और इसमें हमारा टी लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स के द्वारा होता है। ये इसमें अंतर हो गया। 18 क्वेश्चन हमारे इसमें आता है, डिफाइन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम बेसिकली एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी हमारी लड़ रही है, सब कर रही है, तो हमारी बॉडी क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है। तो उन्हीं एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि दीज आर द इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, जो इन्वेडर टॉक्सिन्स है, जो बाहर के टॉक्सिन मतलब सिंपल होता है कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाके पॉइजनस सब्सटेंस एक तरह से बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में जाके नुकसान पहुंचाएंगे। और एलर्जेंस आपको बताया कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करे, एलर्जेंस हो गए, तो इन सबसे बचाने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है। और किसके द्वारा करती है, वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को, जो हमारे इन दोनों से जाके लड़ेंगे और हमारी बॉडी को बचाने का काम करेंगे। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं, तो इसको टाइप को याद करने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, गेमडी जो केयरवेल क्लास वाले सर ने दी है, अब पता नहीं पहले से होगी या नहीं, पर ये उन्होंने दिया है, मुझे बताया। तो गेम का मतलब गेम डी ऐसे याद कर सकते हो कि एक होती है हमारी IgG, फिर आती है IgA, फिर आती है IgM, फिर आती है IgE, फिर आती है IgD। इसके अंदर भी कुछ हमारे टाइप्स आते होंगे। तो ये बेसिकली 5 तरह की हमारी इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, जिसको आप इस तरह से याद कर सकते हो गेम डी करके। फिर हमारा 19 क्वेश्चन आता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये बेसिकली क्या होती हैं, तो अब यहाँ पर आपको नाम से समझ आ रहा होगा, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव ज़्यादा हो गए। मतलब कोई चीज़ मान लो जैसे ये पेन मैंने पंच हुई, तो अभी मेरा हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, नॉर्मल है, तो मुझे दर्द नहीं हो रहा। लेकिन मान लो अगर मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, मुझे कोई चीज़ ज़्यादा ही फील हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि मैं इतना पेन लगाऊंगा ना, मैं दर्द से चिल्लाने लगूंगा कि लग गई, चोट लग गई, या बहुत दर्द होने लगेगा। तो यही एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी है कि हमें किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिलने लगता है। अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है इम्यूनिटी के ऊपर। तो यहाँ सिंपल इसी से डिनोट किया गया है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है कि इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स दैट एग्जैगरेटेड मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, ओवर स्टेट हो गया या एक्सेसिवली हो गया है। तो ये हमारा हो गया
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये कब हो रही है, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, यानी कि जब हमारी बॉडी अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना के और एंटीजन के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो उस टाइम पर कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है जो हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा होती जा रही है और वो इनएप्रोप्रिएट है, मतलब हमको चाहिए नहीं और कुछ ना कुछ अनवांटेड इफेक्ट शो कर रही है, तो वो हमारी होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसमें जैसे आपको दिख जाएगा मतलब ये सॉरी एक मिनट, इसके टाइप्स हमारे होते हैं टाइप 1 2 3 4 4 तरह के होते हैं, और ये है एग्जांपल इसके कि पहला जैसे एलर्जिक अस्थमा हो गया, और कुछ हमारे होते हैं ड्रग इंड्यूस एलर्जी, जैसे आपने सुना होगा ना ये ड्रग खाएंगे तो भाई ये रिएक्शन हो सकती है, और कुछ एंटीबायोटिक के आपने साइड इफेक्ट में आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ी होगी, कुछ आपने फूड एलर्जी के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ खाना कभी कभी क्या करता है एलर्जी कर जाता है, पेट खराब हो जाता है, या कुछ कुछ साइड इफेक्ट कर जाते हैं। एलर्जी अस्थमा में कुछ एलर्जेंस वगैरह बाहर से हमारी एंटीबॉडी में आ रहा है, हमारी बॉडी लड़ रही है, लेकिन उस टाइम पर हिस्टामिन वगैरह आपको पता रिलीज होते हैं और ज़्यादा ही मात्रा में, कभी कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी और भी कुछ हो सकता है, तो ये हमारी इसमें एलर्जी रिएक्शन वगैरह में आ जाती है। तो ये थी हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। अब हमको यहाँ पे समझना है अपना 20 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द इम्यून स्टिमुलेंट एंड इम्यूनो सप्रेसेंट के बारे में। डिफरेंस समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो सिंपल सी बात है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो इम्यून स्टिमुलेशन है वो हमारे स्टिमुलेट करेंगे, एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और जो इम्यूनो सप्रेसेंट है वो हमारी एक्टिविटी को घटाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको फार्माकोलॉजी मेडिकल हर कहीं बता रखा है, ये हमारा लगभग हर बार आता ही आता है। देन हमारा यहाँ 21 क्वेश्चन आता है डिफाइन टॉक्सिन्स, और उसके बाद यहाँ पे आता है टॉक्सोइड क्या चीज़ होती है। तो टॉक्सिन बेसिकली क्या होता है कि ये नेचुरल ऑक्यूरिंग पॉइजनस होता है, मतलब एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं हमारे, जो हमारी प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब हमारी बॉडी में कोई भी अंदर के जो मतलब रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उसी टाइम पर हमारी बॉडी में ये चीज़ क्या होती है प्रोड्यूस हो जाती है। बाकी और टॉक्सिन हम बोल सकते हैं, जैसे हम बाहर से कोई सब्सटेंस अलग से ले रहे हैं तो वो भी टॉक्सिन, यानी कि एक तरह से टॉक्सिक जहरीलापन, यानी कि कोई खतरनाक चीज़ है, तो बोल सकते हैं कि नेचुरल ऑकरिंग पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल। एग्जांपल जैसे हमारा हीमोटॉक्सिन है, तो आपको होता है जब ब्लड वगैरह बनता है पूरा मतलब हीमोग्लोबिन ये सब पूरा फंडा होता है, तो वहाँ पर कई केस में हमारा जो हीमोग्लोबिन पूरा होता है, हीमोग्लोबिन तो ग्लोबिन तो हो जाता है, लेकिन जो हीम वाला पार्ट है वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, तो उसी को हम हीमोटॉक्सिन बोलते हैं। तो वैसे तो हीमोटॉक्सिन के लिए हमारे कुछ एंजाइम है जो उसको खत्म करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो ये हीमोटॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसी तरह हमारे कुछ फोटोटॉक्सिन्स भी होते हैं, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए टॉक्सिन के। अब हमारा टॉक्सॉइड क्या होता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ टॉक्सिन इनटू टॉक्सॉइड, तो ये हमारा कैसे कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टॉक्सिन होता है उसकी अगर डीनेचुरेशन करा देते हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन वगैरह सारा कुछ खत्म करा देते हैं, तो वो हमारा जो है टॉक्सॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक हमारा हार्मलेस सब्सटेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं टॉक्सॉइड बोलते हैं। और ये टॉक्सॉइड बेसिकली हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब एग्जाम्पल हमारा जैसे डायप्थेरिया हो गया, या टिटनिस का जो इंजेक्शन आप लोगों ने सुना होगा, टिटनिस का इंजेक्शन लगवा लो, तो ये भी हमारा होता है कि हमारी बॉडी में जब मान लो कोई भी जंग वगैरह लग जाती है, बॉडी में चली जाती है, तो वो बॉडी में जाकर टॉक्सिन क्रिएट करेगी खतरनाक। तो जो टिटनिस है वो बेसिकली क्या करेगा, उस टॉक्सिन को टॉक्सॉइड में कन्वर्ट करेगा, और उसको जो हार्मफुल था उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अब वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ना टिटनिस का इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए जब भी कुछ हो जाए। तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 22, इसमें हमारी आती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी कई बार आई होगा क्वेश्चन है। तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं हम, तो जो कोई भी जैसे मान लो कोई भी हमारी सैंपल बॉडी कोई भी लिविंग बीइंग्स है, जैसे मान लो चूहा हो गया, माइस वगैरह हो गया, तो उसके जो इम्यून सिस्टम है वहाँ से अंदर से हम उसके जो बीटा सेल्स होते हैं, उसके बीटा लिम्फोसाइट्स वगैरह जो सेल्स होते हैं उसके अंदर से जाके हम क्या करते हैं एंटीबॉडीज को निकालते हैं, और वो एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में करने के बाद, और उसको एक तरह से आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम उनका यूज करेंगे किसी भी ह्यूमंस वगैरह या किसी के ऊपर करना हो तो। और इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड लिख के आपको दिख रहा होगा हाइब्रिडोमा, तो आपको पता है हाइब्रिड मतलब जहाँ भी दो चीज़ें हमारी मिल जाती हैं अलग अलग वाली, इनको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। तो यही हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है कि यहाँ हम चूहे वगैरह या कुछ भी और चीज़ों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसका जो उसकी जो एंटीबॉडीज हैं उसको हम वहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से उसकी एंटीबॉडीज को निकाल रहे हैं, और जो इधर वाली यहाँ पर हम एज अ इम्यून सिस्टम की तरह हम उसको एंटीबॉडीज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारे यहाँ पर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाते हैं। अब यहाँ पर 33 क्वेश्चन है कि डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, ये बेसिकली हमारी क्या होती है। तो वही करेंगे कि इट इज़ अ सिंथेटिक एंटीबॉडीज जो हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये एक तरह से आइडेंटिकल होती हैं, जैसी हमारी रियल एंटीबॉडीज होती हैं उन्हीं की तरह हमारी आइडेंटिकल होती है, सेम होती है, क्योंकि इनको भी हम क्या
करते हैं, एंटीबॉडीज को हम इम्यून सिस्टम के द्वारा ही निकालते हैं, ठीक है, ये हमारे इसलिए सेम होते हैं। उसके बाद जो हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, वो हमारे इम्यून सिस्टम को या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, उस तरह हमारे काम करते हैं। क्योंकि एंटीबॉडीज का आपको काम पता है क्या है कि ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और जो भी एंटीजन बाहर से आएंगे उनके खिलाफ लड़ेगा और हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी तरह ये अपना काम करेगा। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया एलेटुजुमाब, इस पर पढ़ लेना, इसका जो ड्रग मेन है जो हमारा वो कैम्फर है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल हो गए। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन आती है कभी क्या है, तो बेसिकली हमारा जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हो गई या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई, ये हमारी डायग्नोस्टिक या डिटेक्शन ऑफ कैंसर वगैरह में हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कैंसर या एड्स कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमारा डाउन हो जाता है, खत्म होने लगता है, तो उस टाइम पर हम अलग से ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब 24 क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें दो चीज़ों को हमको डिफाइन करना है। पहले नंबर पर हमारी आती है बैक्टीरियल वैक्सीन, हमारी क्या चीज़ होती है। तो वैक्सीन तो आपको पता है कि सिंपल हमारी क्या है, वैक्सीन वो चीज़ है जो बेसिकली हमारी बॉडी में जाएंगी तो बाहर के जो माइक्रोब्स है ना उनसे लड़ने का काम करेंगी। अब यहाँ बैक्टीरियल वैक्सीन क्या है, तो दोज वैक्सीन दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये वैसी वैक्सीन है जो हमारी बैक्टीरिया के द्वारा मतलब आइसोलेट की जा रही है और ये बेसिकली अलग अलग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या करती हैं, लड़ती हैं और ये हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे और एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस हो जाएगी, जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ये हमारे इसमें हो गया एग्जाम्पल हमारा BCG, जैसे BCG हो गई बैक्यूलस कैलमेट गौरिन, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया और ये बेसिकली हमारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए एज अ वैक्सीन की तरह काम करती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर सेकंड चीज़ आती है हमारी एंटीटॉक्सिन, तो इसको बेसिकली हम टॉक्सोइड नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं उनके खिलाफ लड़ेगा और उनसे हमको बचाने का काम करेगा। एग्जाम्पल हमारे टेटनस का एग्जाम वही सेम हो गया हमारा एक तरह से। 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन ब्लड प्रोडक्ट या फिर प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट वाले। तो देखो अगर कभी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में ब्लड प्रोडक्ट या प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट, तो आपको जो अब तक इन्फॉर्मेशन पता है ना पहले से, आप उसी के बेस पे लिख सकते हो। ब्लड प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर के जो कोई भी पार्ट है, हमारे ब्लड का जो कोई पार्ट है, उन्हीं को हम यहाँ ब्लड प्रोडक्ट बोलेंगे। तो दीज आर द थेरापेटिक सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम होल ब्लड, हमारे जो पूरा ब्लड है इसके द्वारा हमारे ये निकाले जाते हैं। बाकी ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ केयर में। एग्जाम्पल हमारी RBC हो गई, WBC हो गई, प्लाज्मा हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये सब चीजें हमारी हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को पता है। इसी को हम ब्लड प्रोडक्ट बोल देते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर के प्रोडक्ट बोल देते हैं। फिर इसमें आता है प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। तो बेसिकली आपको पता है ब्लड के अंदर दो चीज़ें हमारी आती हैं, ये RBC WBC कंस्टिट्यूट हो गए, फिर हमारे में प्लाज्मा आता है। तो ये प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं कि ये हमारे कुछ कोलॉइडल लिक्विड सॉल्यूशन एक तरह से होते हैं, सीरम सॉल्यूशन, जो बेसिकली ह्यूमन का जो प्लाज्मा है उसको सब्स्टिट्यूट यानी कि उसको चेंज करने का काम आएगा। मान लो किसी भी वजह से प्लाज्मा में कोई कमी आ गई या प्लाज्मा कमी हो गई या कुछ भी हो गई, तो हम यहाँ पर मतलब इस तरह के जो सब्स्टिट्यूट है ना इसको हम यूज़ करेंगे इस ह्यूमन प्लाज्मा की जगह, उसी को हम प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कई केस में हमारे ह्यूमन सीरम एल्बुमिन यूज़ किया जाता है या कुछ हमारी बॉडी के और बाहर से आर्टिफिशियल प्लाज्मा वगैरह होगा उनका हम यूज करते हैं। आप समझने के लिए यहाँ पर इसको लिख सकते हो। 26 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर वैक्सीन। वैक्सीन के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, तो डिटेल्स तो आपको वहीं अंदर पढ़नी पड़ेगी, मैं यहाँ ऊपर से बता देता हूँ। जैसे हमारे कुछ केमिकल हो गए, कुछ फिजिकल, कुछ बायोलॉजिकल, ये कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज को मिलाते हैं, यानी कि जो नया है जो पुराने हैं इन सबकी प्रॉपर्टीज को हम आपस में मैच कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वैक्सीन की जो स्टेबिलिटी है उसके हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम उसकी ह्यूमिडिटी टेस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर वैक्सीन के बारे में। 27 क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होगा म्यूटेशन वैसे तो होता है कि किसी भी चीज़ में चेंज होते जा रहे हैं। मान लो कोई हम स्टार्टिंग में थे तो जो क्वेश्चन पेपर हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं एग्जाम में, तो पहले पेज पर एकदम सुंदर राइटिंग आती है, सेकंड पेज पे थोड़ी सी बिगड़ती है, थर्ड पेज पे ऐसे ऐसे और लास्ट पेज पे उड़ रही होती है ऐसी राइटिंग, और जो सबसे आखिरी होगा उस पर तो डॉक्टर भी कहते हैं भाई हमें भी समझ नहीं आ रही है वाली राइटिंग। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है ये हमारे चेंज होता जा रहा है, एक तरह से म्यूटेशन हो रहा है। वही म्यूटेशन हमारे यहाँ पे होता जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कौन सा, इम्यूनिटी, DNA, इन सब के बारे में। तो यहाँ जो म्यूटेशन हमारा वर्ड है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा DNA का सीक्वेंस, आपको पता है DNA हमारा सीक्वेंस ऐसे करके पूरे मिले होते हैं, ग्वानिन ऐसे करके हमारा पूरा बना होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इस म्यूटेशन में DNA के जो सीक्वेंस है उनके कुछ पर्टिकुलर पार्ट में कुछ पर्टिकुलर पार्ट में छोटे हिस्से में कुछ ना कुछ चेंज होता जाता है, और चेंज होते होते वो पर्टिकुलर वही चीज़ हमारी बन जाती है, इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। यानी कि इट इज डिफाइन द चेंज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ DNA सीक्वेंस। DNA के सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर पार्ट में चेंज प्रोड्यूस हो गया, उसी को हम यहाँ म्यूटेशन बोलते हैं। अब जो हमारा चेंज प्रोड्यूस हो
गया, चेंज प्रोड्यूस होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर म्यूटेंट बोलेंगे। यानी कि द प्रोडक्ट प्रोड्यूस आफ्टर म्यूटेशन इज एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोड्यूस होने के बाद जो हमारा सब्सटेंस बना, प्रोडक्ट बना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स बोलते हैं। तो म्यूटेंट्स हो गए, म्यूटेशन हो गए, बाकी इसके टाइप्स वगैरह आप जो है लॉन्ग में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए ऑफिशियली तो अब हमारे 2 मार्क्स में यूनिट 4 यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आता है इम्यूनोब्लॉटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी और वीडियो लेंथी हो रही है क्योंकि आपको पता है ओवरव्यू भी साथ में आपको मिला, इसलिए तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो इम्यूनोब्लॉटिंग अगर इस नाम से समझो, देखो इम्यूनो तो वर्ड हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर पूरा आ जाता है। अब ब्लॉटिंग वर्ड होता है किसी चीज को एक तरह से आइडेंटिफाई करना, यानी कि कोई साइन लगा देना, अंधेरे में कुछ छुपा देना, इस तरह मतलब एक तरह से ढूंढना, एक तरह से आइडेंटिफाई करना। तो वही है यहाँ पर कि इम्यूनोब्लॉटिंग एक हमारा हाईली सेंसिटिव मेथड है, एक हमारा मेथड है जिसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन नहीं है। उसके बाद हम कुछ एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीजन हो गए वायरस के, या कुछ और प्लांट पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक तरह से हम इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब कहोगे कैसे क्या, चलो सिंपल आपको मैं बताता हूँ। लेट करो कि किसी को टीबी, किसी को नहीं हुआ है, मान लो एग्जांपल ले लो कि टीबी वगैरह कोई बीमारी है, या मान लो HIV वायरस है। तो HIV वायरस के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी दवा यूज करेंगे, और जो दवा यूज करेंगे उसका मेन मकसद क्या है कि वो दवा जो हम इसमें यूज करें वो दवा उस वायरस के अंदर जाए और देन उस वायरस को खत्म करे। अब मान लो हमने ये दे दी, लेकिन हमको चेक करना है कि वो दवा एक्चुअल में वायरस के अंदर पहुंची या नहीं पहुंची, कैसे पहचानेंगे। तो उन्हीं के लिए हमारी ये प्रोसेस होती है इम्यूनोब्लॉटिंग। और ये बेसिकली क्या करेगी, ये उस बैक्टीरिया के अंदर हम जब इसका यूज करेंगे ये पता कर लेगी कि उस बैक्टीरिया या उस वायरस के अंदर वो हमारी जो दवा थी वो पहुंची या नहीं पहुंची, वो हमारा पैथोजन या एंटीजन या एंटीबॉडी ये चीज हमारी प्रेजेंट है या नहीं है, उसके आधार पर हम इसे पता लगाते हैं। तो डिटेल्स आप वहां जाके पढ़ लेना, बेसिक आप ऊपर से समझ गए होंगे कि हम यहाँ एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इतने अंदर तक जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या हाईली सेंसिटिव मेथड होता है। अब इसके अंदर 3 हमारी चीजें आती हैं, एलिजा, सेकंड हमारी साउथर्न, और थर्ड हमारी आती है वेस्टर्न। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले एलिजा मेथड को समझते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा एक वायरस एंटीजन का यूज करके हम यहाँ पर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। नहीं समझे, चलो थोड़ा सा और इसको सिंपल बनाते हैं। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि लेट करो यहाँ पर एक तो ये हमारा यूज होता है डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन और साइटोकाइन। तो HIV में हमारा वायरस आता है, तो लेट करो कि ये हमारा वायरस है यहाँ पे पूरा पूरा बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर हमने अपनी दवा दी, तो दवा में हमको पता कि हमारी बॉडी इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज हमारी इस वाले वायरस के अंदर पहुंची या नहीं पहुंची, इस चीज को चेक करेंगे हम इस एलिसा मेथड के द्वारा। तो लिख सकते हैं कि इट यूज वायरस, और यहाँ पर जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए कि इसमें एंटीबॉडी पहुंची कि नहीं, वो हम करेंगे यहाँ पर वायरस एंटीजन का। यानी कि जो वायरस हमारा होगा उसका एंटीजन हम यहाँ यूज करेंगे इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आप सिंपल यहाँ समझ सकते हो कि इसमें क्या करेंगे, इट इज यूज वायरस एंटीजन टू डिटेक्ट, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे हम इसके अंदर। और किससे करेंगे, एक अपने वायरस एंटीजन से डिटेक्ट करेंगे। बाकी ये हमारा वही है कि एक कॉमन एनालिटिकल मेथड है एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल में वही काम आएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होगी आपस में, और यहाँ पे मान लो हमने बाहर से एंटीजन दिया और इसके अगर एंटीबॉडी है तो आपस में ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और इसी के द्वारा हमको पता लग जाएगा कि हाँ इस वायरस के अंदर हमारा एंटीबॉडी पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये था बेसिकली हमारा एलिजा वाला मेथड कि आपस में इंटरेक्शन के द्वारा हम पता लगाएंगे कि हाँ वो चीज़ हमारी पहुंची है या नहीं पहुंची है। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव शो होता है तो ये दिखाया देगा कि हाँ एंटीबॉडी हमारा वायरस के अंदर पहुंच चुका है हमारे पेशेंट में। तो ये सब हमारा होता है एलिजा मेथड यहाँ पे। अब हमारा यहाँ सेकंड आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड। तो ये बेसिकली क्या करता है कि चीज़ वही है, मतलब एनालिटिकल ही कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन ये किसका करेगा, ये हमारे स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स को मतलब एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रोटीन्स के बारे में। और कैसे करेगा, तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या करा था, ये हमारे एंटीबॉडी को डिटेक्ट करा था कैसे, वायरस एंटीजन की मदद से। यहाँ पर ये करेगा प्रोटीन को आइडेंटिफाई किसकी मदद से, उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर। मॉलिक्यूलर वेट को चेक करेगा, अगर वो मतलब उनके फिट बैठता है तो हाँ प्रोटीन वगैरह हमारी प्रेजेंट होगी। इसी तरह साउथर्न ब्लॉटिंग है, तो बेसिकली है, लेकिन ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि वो ठीक है या गड़बड़ कुछ तो नहीं है। और देखा जाए ऊपर से तो डीएनए सीक्वेंस में अगर कुछ गड़बड़ी होती है इसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक तरह से जो साउथर्न ब्लॉटिंग है इसको ये क्या करेगा, हमारे म्यूटेशन को एक तरह से डिटरमाइन करेगा कि हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, ये सारी बातें हो गई। तो ये था हमारे यहाँ पर साउथर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तो आई होप आपको इम्यूनो ब्लॉटिंग वाला पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। 29 क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो आप हमसे जानते ही हैं, प्रोकैरियोटिक हमारे जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल डायमीटर इसमें 0.2 से, यूनिसेलुलर है, ये हमारा मल्टी सेलुलर है, इसमें ये है। सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें हमारा मल्टीपल डीएनए होता है। तो बस कन्फ्यूजन इसमें ये होता है कि इसका इसमें उठा के लिख देते हैं, इसका इसमें उठा के लिख देते हैं। तो बस आप इसमें ना घूमो, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बहुत ही ईजी वे में। 30 क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इसको समझने के लिए पहले इसको काट दो, मैं आपको सिंपल वाली आगे लिखी हुई है। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता होगा सिंपल, तो जो हमारा माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या करता है कि ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा। कहाँ से करेगा? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो हमारी हो जाएगी कम, और टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी तो उनका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन की भाई हम यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे में उसको कन्वर्ट करें जिससे उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए। अब करते किसकी मदद से हैं? बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रोब्स की मदद से हम उनका यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए, और किसकी मदद से कर रहे हैं? माइक्रोब्स की मदद से, इसलिए इसको माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा बैक्टीरिया, फंगाई, एंजाइम, इनकी मदद से करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हमारे जैसे रिडक्शन करा दी हमने, ऑक्सीडेशन करा दी, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन, ये इसके कुछ टाइप्स हैं। तो ऊपर से आपको सब पता चल गया, अंदर का आप वहां जाके पढ़ लेना। 31 क्वेश्चन हमारा आता है फर्मेंटेशन। और अब अगर देखा जाए यहाँ से तो हमारी ऑफिशियली यूनिट 5 अब स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ ही आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्मेंटेशन देखा गया कि ये एक हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आपको एनर्जी को डेवलप करते हैं। नहीं समझे? चलो इसको सिंपल है समझे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई केस में आपने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन के द्वारा हमारा ये माइक्रोब्स बन रहा है, ये एंटीबॉडी बन रही है, वो एंटीबॉडी बन रही है। तो इसमें होता क्या है फर्मेंटेशन में कि लेट करो हमने क्या किया, एक इस तरह का वेसल्स ले लिया। अब इसके अंदर वेसल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, जैसे इनको पानी चाहिए, इनको कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनर्जी चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने जो माइक्रोब्स हैं उनको इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम इसको पूरा क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे और इसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनके लिए यहाँ पर भरपेट खाना है, यानी कि फिर यहाँ दो ही चीज़ें नजर आएंगी, एक हमारे माइक्रोब्स और एक उनका खाना। वो उनको खाते रहते हैं, वही दो ही चीज़ नजर आएंगे, मैं और मेरा खाना। तो बस वो पेट भर के इनको खाते रहते हैं और अपने आप को ग्रो कराते जाते हैं। जो भी इनके लिए जरूरी चीज़ है वो यहाँ पर इनको अंदर दे दी जाती है। और कुछ टाइम बाद, जब 10 दिन 15 दिन बाद ये अपने आप को इतना ग्रो करा चुके होते हैं, संख्या बढ़ जाती है सब कुछ की, अब वो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारी एक्चुअल में होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस, कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो एनर्जी डेवलप करते हैं, अपने आप को एनर्जी डेवलप करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। किसकी मदद से करते हैं? कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से। तो वही है कि यहाँ माइक्रोब्स हैं, इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया और इनसे एटीपी एनर्जी बनाई, एनर्जी, और उसका खुद को यूज़ किया और अपने आप को डेवलप किया। तो ये था हमारा पूरा फर्मेंटेशन का। बाकी देखा गया कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, मतलब ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हम बंद करके पूरा सील पैक करके रखते हैं। एग्जाम्पल हमारा ईस्ट हो गया जो फर्मेंटेशन करता है, और ये हमारा शुगर से एल्कोहल में अपने आप को, मतलब शुगर से एल्कोहल बनाएगा और उसके बाद अपनी एनर्जी वगैरह जो बनानी है वो यहाँ पर यूज़ करता है। तो ये हमारे फर्मेंटेशन हो गए। अब यहाँ पर आता है हमारा फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या चीज़ होती है? तो ये बेसिकली हमारे जो बेसिकल्स हैं, यहाँ पर जो हमारे कंटेनर्स है, वेसिकल्स हैं, जिनके अंदर हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उन्हीं को हम एक्चुअल में फर्मेंटर बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स से एग्जांपल बोल सकते हैं, स्टर टैंक फर्मेंटर हो गया, फ्लूइडाइड टैंक फर्मेंटर हो गया, पैक्ड बेड फर्मेंटर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन फर्मेंटर। तो इनके बारे में जाके आप जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 32 क्वेश्चन आता है, डिफाइन एरेटर्स। तो एरेटर्स क्या होते हैं? जो हमारे ये फर्मेंटर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर यहाँ पर एक तरह से नोजल टाइप चीज़ें लगी होती हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये जो हमारा वाटर और एयर को क्या करेंगे, ये इस फर्मेंटर के अंदर मतलब क्लोज रखते हैं। एक तरह से जो गैस वगैरह डेवलप हो रही है, कुछ भी मटेरियल वगैरह है अनवांटेड वाला, उनको एक तरह से रिमूव कराने में हेल्प कर रही हैं। बाकी आप डिटेल्स में इसके बारे में जाके पढ़ लेना। बाकी इसके कौन कौन से टाइप्स क्या हैं ये आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं एरेटर्स के बारे में आपको कितना कुछ पता है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन एज अ होमवर्क, कमेंट करके आप तुरंत बताओ एरेटर्स और इसके टाइप्स के बारे में। 33 हमारा क्वेश्चन आता है, मेथड टू कंट्रोल फॉर्म इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर ये हो रही थी, तो इसमें फॉर्म डेवलप ना हो जाए, तो उस फॉर्म को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? तो उसके लिए यहाँ 2-3 तरीके हैं। पहला, हम एंटी फॉर्म एजेंट्स का यूज कर सकते हैं जिसको डिफॉर्मर्स बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्म डेवलप होनी, फॉर्म मतलब आपको बताइए झाग टाइप एकदम बन जाता है, तो झाग भाई किसको पसंद होता है यहाँ पर, तो वो ना बने। बियर तो है नहीं जो झाग बनाओगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हो गया सीटोस्टेराइल एल्कोहल हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए। फिर हमारे यहाँ पर आता है यूज ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड या एल्कली का यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर हम फोम कंट्रोल सिस्टम का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 34 हमारा इसमें क्वेश्चन आता है कंजुगेशन मेथड के बारे में। तो कंजुगेशन मेथड को बेसिकली हम जो है बैक्टीरियल कंजुगेशन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारे 2 सेल हैं, ये हैं और ये आपस में पिलाइज के द्वारा, आपको पता है बैक्टीरिया होता है उसमें लास्ट में ये पिलाइज निकल रहे होते हैं, तो इनके द्वारा ये आपस में कनेक्ट होते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, ये डीएनए को अपने क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ये वाला मान लो रिसीवर है, ये डोनर है, तो इससे क्या करेगा, ये डीएनए इसी पिलाइज के द्वारा ले लेगा। हमें बाहर से कुछ वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें बेसिकली क्या किया, जो हमारा रिसिपिएंट बैक्टीरियम है उसने डीएनए को रिसीव कर लिया डोनर बैक्टीरियम से, वाई सेल टू सेल इंटरेक्शन इन दोनों के कनेक्ट किसके द्वारा, पिलाइज के द्वारा। तो ये था बेसिकली हमारा कंजुगेशन मेथड के बारे में। 35
35 क्वेश्चन हमारा आता है पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कुछ टाइम पहले बता दी थी यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको बता रहा कि पॉलीमरेज क्या कर रहा था, डीएनए यहाँ से अलग होकर सिंगल बना, फिर पॉलीमरेज क्या करेगा, इस सिंगल को यहाँ कॉपी करके और आइडेंटिकल कॉपी इस तरह से बनाता जा रहा है। तो पॉलीमरेज का बेसिकली काम क्या है, पॉलीमरेज जहाँ भी आता है ये हमारा सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, किसकी, हमारे डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन में हमारी हेल्प कर रहा है। तो यही था हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बाकी ये साथ में क्या करता है, ये यही है कि ये सिंगल ओरिजिनल डीएनए से टू आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, यानी कि ये एक है तो ऐसे यहाँ पे इसने 2 बना दिए। तो यही था हमारा पॉलीमरेज एंजाइम जो इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। 36 हमारा आता है लिंकर्स, क्या कहते हैं बेसिकली। तो लिंकर्स में यहाँ पर क्या चीज़ आएगी कि एक तरह से देखो लिंक आपने सुने होंगे ना, लिंक क्या करते हैं, एक तरह से जोड़ने का काम करेंगे, इन दोनों के बीच में लिंक है, ये आपस में क्या है, कनेक्ट है। वही यहाँ पर सेम काम क्या होगा कि जैसे मान लो ये एक डीएनए हमारा है, तो यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह के ये होते हैं कुंडा, आप जानते हैं आपस में कनेक्ट करने वाला होता है, इसको हम यहाँ पर ब्लंट एंड बोलते हैं। तो ये होगा तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, लिंकर्स करेगा। वो क्या करेगा, इन दोनों में इस तरह कनेक्ट हो जाएगा और अब बाद में ये हमारे इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये कनेक्ट होने में भी हमारी हेल्प कौन करता है, डीएनए लाइगेज। अगर आपको पता है लाइगेज एंजाइम जो मैंने आपको बताया कि जब ये हमारा आपस में यहाँ पे ये जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो डीएनए लाइगेज हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हमारी आपको सारा ही मतलब पता चलेगा ओवरलमेंट कैसे क्या काम करता है। लिंकर्स हमारे इस तरह से काम करते हैं कि वो क्या करेंगे, एक तरह से कुंडे टाइप दोनों में फंसा देंगे और दोनों डीएनए को आपस में जोड़े रखने का यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर डिफाइन कर बोल सके, दे आर द केमिकली सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बेसिकली कंटेन करते हैं 1 और मोर रेस्ट्रिक्शन साइट को। रेस्ट्रिक्शन साइट आपको पता है जहाँ से हमारी जो चीज़ें जुड़ती है, और फॉर क्लीवेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एंजाइम और ये साइट आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे हमारे ये कट वगैरह करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप जाके देख लेना। फिर हमारे यहाँ पे आता है एडेप्टर्स के बारे में। तो ये भी बेसिकली हमारे वही डबल स्टैंडर्ड ओलिगो साइट्स होते हैं जिनके पास आरी साइट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और ये भी हमारे वही सब काम करेंगे, काटना जोड़ने का काम करते हैं, वही सब है। ठीक है, बाकी लाइगेशन जब मतलब हमारे ये पूरा जुड़ जाएगा उसके बाद हमारे डीएनए फिर से क्लीव्ड होगा, फिर से टूटेगा और फिर से वो अपना आपको डेवलप करेगा। मतलब इनका तो ये काम ही धंधा है भाई, आपस में बने जुड़े, फिर ये हमारा इस तरह से यहाँ से डबल करेगा कि ये अलग होगा, फिर से बनेगा। तो इस तरह हमारा पूरा डीएनए एक दूसरे को बनाते जाते हैं और रोबोट मूवी देखी होगी उसी तरह जिंदगी चलती जाती है। फिर 37 हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्रांसडक्शन मेथड। तो ट्रांसडक्शन मेथड में क्या हो रहा है यहाँ पर कि बेसिकली हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, हमारे बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा वेक्टर था, वेक्टर आपको बताया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, तो वो हमारा वायरस का बना हुआ है, इसको हम वायरल वेक्टर बोलेंगे। और जो वायरल वेक्टर है जिसको हम उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब बैक्टीरियोफेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है ना हमारे जेनेटिक मटेरियल, वो हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। लेकिन हो किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर हमारा वायरल वेक्टर की मदद से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से वायरल का यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरियल वायरस बोलेंगे। तो इस तरह ये हमारा पूरा फंडा चलता है, इसको हम ट्रांसडक्शन मेथड बोलते हैं। यानी कि ये भी मेथड हमारा डीएनए को वो कर रहा है, इधर उधर भेज रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल वायरस यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा फंडा इसका। बाकी इसको कई लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो इसका यूज करते हैं किसी भी नए होस्ट सेल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए। 38 क्वेश्चन हमारे इसमें आता है ह्यूमन फिब्रोनोजेन के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट यहाँ पर होते हैं इसी के अंदर का हमारा एक पार्ट है। तो आपको अगर याद हो, आपने ब्लड कोगुलेशन वगैरह पढ़ा होगा, तो वहाँ पर फिब्रिनोजेन हमारे क्या था, एक फाइबर प्रोटीन था जो बेसिकली क्या कर रहा था, हमारी कोगुलेशन में हेल्प कर रहा था। फिब्रिन बन रहे थे लास्ट में, फिब्रिन से हमारा क्लॉट बन रहा था, क्लॉट से ये सब चीज़ें आप पहले ही पता होगा। डिफाइन कर दो कि इट इज अ सोल्यूबल प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच द फिब्रिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्लड कोगुलेशन। और फिब्रिन हमारा बाद में क्लॉट बना रहा था और आपस में वो कर करके पूरा कोगुलेशन सिस्टम हो रहा था। 39 क्वेश्चन में हमारे आते हैं 6 एंजाइम। तो यहाँ पर 6 काइंड के हमारे एंजाइम जो मैंने लिख दिए हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेटेज, हाइड्रोक्सिलेज, लाइएज और आइसोमेरेज और लाइगेज। तो इस एंजाइम के ऊपर मैं आपको एक चार्ट है जो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, तो उसमें आपको ये 6 एंजाइम की पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो उसको जाके आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा सारा का सारा फंडा खत्म हुआ और हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हमने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कुछ भी राय वर्ष कुछ भी हो जरूर बताओ। बाकी जो टारगेट लाइक रखा है 1500 लाइक का, अगर वो कल मॉर्निंग तक आप कर देते हो तो सही बता रहे हैं, शाम तक पूरी कोशिश करेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। बाकी इस वीडियो को आप हमारे केयरवेल क्लास वाले सर के लिए, मेरी फ्रेंड जस्सी के लिए, इन सब के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। काफ़ी मतलब आपको पता है मेहनत तो लगती है यार, इतना कुछ रिसर्च करना, ये सब क्वेश्चन है ये सब। बाकी नोट्स वगैरह वेबसाइट आपको सब वेबसाइट पे मिल जाएंगी carewalepharma.com पे। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।